ठीक है, देखते हैं चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चैप्टर आ रहा है अभी एग्जाम में, नहीं आ रहा है? ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो एकदम कोई भी हम लोग मॉलिक्यूल कोई भी थिंग को देखते हैं, है ना, तो वो एकदम स्मॉलेस्ट चीज का बना है। ठीक है, जिसको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते, और शुरू से जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस पे वर्क कर रहे थे कि वो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग क्या है। ठीक है, मतलब मैटर को हम कितना और डिवाइड कर सकते हैं, इस पे वर्क चल रहा था, साइंटिस्ट लोग कर रहे थे। इंडियन साइंटिस्ट भी अराउंड 500 BC इस पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन से फेमस इंडियन फिलोसफर्स हैं? महर्षि कणाद हो गए, है ना। इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, मतलब पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे, तो हम लोग को और ज्यादा स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स मिलेगा। अल्टीमेटली क्या आएगा, एक स्टेज आएगा जहां पर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का और ज्यादा डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज्यादा उसको डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने, महर्षि कणाद ने उस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। ठीक है, और दूसरे इंडियन फिलोसफर थे पकुत कट्याम। उन्होंने इस पे डॉक्ट्रिन इलेबोरेट की और कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं नॉर्मली एग्जिट रहते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। तो ये जो परमाणु है वो अकेले नहीं रहता, किसी के साथ मिल के रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है, जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर हमको देता है। तो उसी टाइम में जो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस और लिक्पस ने क्या सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को और ज्यादा डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज आएगा कि पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या कहा, जो इनडिविजिबल पार्टिकल है उसको एटम्स कहा। एटम्स का मतलब इनडिविजिबल। तो ये सब किस पे बेस्ड है? फिलोसफिकल कंसिडरेशन पे। और उस समय इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क या प्रूफ नहीं था। ठीक है, कब तक? 18th सेंचुरी तक। फिर 18th सेंचुरी के एंड पे साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स and naturally became interested in finding about how and when elements combine and what happens when they combine। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है कैसे है और वो कंबाइन होता है तो क्या होता है, इसके बारे में बताया। तो एंटोनी एल लेविजियर ने क्या बताया, देखो, उन्होंने केमिकल साइंस का फाउंडेशन रखा। ठीक है, उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट लॉज बताए केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, उसको देखेंगे। उसमें फर्स्ट है, इसमें क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 लॉज हैं, उसको में से फर्स्ट लॉ देखेंगे। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट जो किया था इसमें लेविजियर ने और जोसेफ एल प्लाउस ने, उसके बेस पे। तो फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या समझते हो आप लोग इससे? नहीं, टाइप्स के बारे में नहीं है, है ना। देखते हैं क्या चीज है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स का सेट लेना है यहाँ पर। ये देखो, ये है सेट एक्स और ये है सेट वाई। सेट एक्स में क्या है, कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम है, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम है, लीड नाइट्रेट 2.07 ग्राम है, और वाई में क्या है, सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सेपरेटली प्रिपेयर करना है 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इच इन 10 ml ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई इन अ कोनिकल फ्लास्क लेना है एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन
इग्निशन ट्यूब लेना है। अब जो इग्निशन ट्यूब है उसको फ्लास्क में केयरफुली आपको हैंग करना है और देखना है कि सॉल्यूशन मिक्स ना हो। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या करना है, एक फ्लास्क में कॉर्क लगा देना है। फिगर में देखो, ये देखो इग्निशन ट्यूब है जिसमें सॉल्यूशन ऑफ एक्स है, डीप, ये डीप है, इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ वाई, मतलब वाई कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें सॉल्यूशन है उसमें ये एक्स वाला इग्निशन ट्यूब डीप्ड है। ठीक है, अब क्या करना है, वेट करना है आपको फ्लास्क को विद इट कंटेन्स केयरफुली। ठीक है, फ्लास्क के अंदर है ये। ठीक है, अब क्या करना है, टिल्ट करना है और ऑस्सिल द फ्लास्क करना है ताकि सॉल्यूशन एक्स और वाई अब मिक्स कर देना है। अब फिर से वेट करना है आपको। तो क्या कोई रिएक्शन होगी क्या फ्लास्क के अंदर? होगी। ठीक है, तो कैसा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। हमने फ्लास्क के माउथ पे कॉर्क क्यों लगाया बताओ? यहाँ पर फ्लास्क है ना, इसके माउथ पे हमने क्या कर दिया है, कॉर्क लगा दिया है। क्यों लगाया है? ताकि जो भी रिएक्शन हो उससे कुछ भी चीज बाहर ना जाए, है ना। ये इसका जो भी पार्ट है वो फ्लास्क के अंदर आएगा, फ्लास्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने क्या लगा दिया, स्टॉप कॉर्क लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि जो मास है क्या वो चेंज होगा क्या? मास उसके अंदर का, फ्लास्क के अंदर का, कि उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब उसका केवल फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, उसको ना तो क्रिएट कर सकते हो आप, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हो। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, देख लो आपके बुक में भी है। तो एक रिएक्शन में क्या है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, उसको रिएक्ट करा रहे हो आप किससे, विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड से। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बना उसमें क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना 2.2 ग्राम और वाटर बना 0.9 ग्राम और सोडियम एसीटेट बना 8.2 ग्राम। तो आपको ये शो करना है ऑब्जर्वेशन में कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ है। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन था, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन आप किससे करा रहे थे, एसिटिक एसिड से। तो क्या बन रहा था, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो कितना था सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम था, एसिटिक एसिड 6 ग्राम था। तो कितना बन रहा है सोडियम एसीटेट 8.2, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 और वाटर कितना बन रहा है 0.9 ग्राम। तो टोटल मास आप टोटल करके देख लो, एलएचएस को और आरएचएस को, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो 11.3 आएगा। ठीक है, और इन लोग को भी ऐड करके देख लो उतना ही आ रहा है कि नहीं, 8.2, 2.2 और 0.9 आया, उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड का वेट या मास क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो ये आपको प्रूव करके दिखा रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। ठीक है, अब उसी के अंडर में हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो लेविजियर ने अदर साइंटिस्ट के साथ नोट किया कि बहुत सारे कंपाउंड क्या है, 2 या मोर एलिमेंट से बने होते हैं, है ना। बहुत सारे कंपाउंड 2 से अधिक एलिमेंट से बने रहते हैं। तो ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उसमें जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट, ठीक है, किसने प्रिपेयर किया है या वो कहां से आया है। वाटर कहीं का भी हो, उसमें जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O ही रहेगा, तभी आप उसको वाटर कहोगे, ठीक है। क्या वो चेंज हो जाएगा क्या, मेरे घर का पानी तुम्हारे घर का पानी, तालाब का पानी नदी का पानी, फार्मूला चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। वही बात ये कह रहा है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज क्या होगा, 1:8, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, ओके। Thus, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained, ठीक है। वैसे ही अमोनिया में क्या होगा, अमोनिया किससे मिलके बना रहता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ठीक है। तो वहां पर जो रेशियो क्या रहेगा, 14:3 रहेगा बाई मास, चाहे वो किसी भी मेथड से किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया गया हो, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और ये लॉ क्या बताता है, इसको प्राउस्ट ने क्या बताया था कि एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर है, अमोनिया के एग्जांपल से और वाटर के एग्जांपल से क्लियर है आप लोगों को। आवाज क्यों नहीं आती है, हाँ बोलो, है कि नहीं, नहीं है तो नहीं बोल, है ना। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप लोग का, देख लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं रेशियो में 1:8 के, ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा था। बाई मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको हमको कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि वाटर में इसका रेशियो क्या है बेटा, 1:8 है मास का, हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। यहां पर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको क्या चाहिए, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन 3 ग्राम है, उसको 3 टाइम्स आप बढ़ा रहे हो, तो आपको क्या है, इस ऑक्सीजन को भी 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, 3 × 8 = 24 ग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 ग्राम, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, कि जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न किया जाता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ओके। तो what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब 3 ग्राम को करते हैं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो 11 ग्राम ऑफ CO2 बनता है। तो अगर हम 3 ग्राम ऑफ कार्बन को 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
और यहाँ पर कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ यहाँ पर गवर्न कर रहा है उसको भी बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न किया था 8 ग्राम और ऑक्सीजन से, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब वही बात है। ठीक है, जस्ट रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन से, है ना, वो बर्न हो रहा है 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे C+O2 इक्वल टू CO2। ठीक है, 2 थोड़ा नीचे रहेगा। तो गिवन कंडीशन में जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न कर रहे हो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो क्या बन रहा है बेटा, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या पढ़े थे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हो। तो ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम इक्वल टू 11 ग्राम हुआ, है ना। तो इधर भी 11 आ रहा है और उधर भी 11 आ रहा है, तो ये तो प्रूव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, और ये भी बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशियो में है, और वो रेशियो क्या है, 3:8 है। ठीक है, तो साथ साथ ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को भी प्रूव कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, 3:8 रहेगा। ठीक है, मतलब 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होगा किसके साथ, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ओके, इसका मतलब ये है कि 50 में से 8 को माइनस कर दो, तो आपको जो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो रिएक्ट नहीं करेगा कार्बन के साथ, है ना। क्यों, क्योंकि 3 ग्राम ऑफ कार्बन केवल 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। ओके, तो रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। In this case, only 11 gram of carbon dioxide will be formed. ठीक है, मतलब कार्बन का अमाउंट 3 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना भी ज्यादा हो, उस ज्यादा से मतलब नहीं है, वो 8 ग्राम बस रहना चाहिए पर 3 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे क्या हुआ देखते हैं। ब्रिटिश केमिस्ट है जॉन डाल्टन, उन्होंने बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर बताया। ठीक है, डाल्टन ने क्या किया, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी को पिक किया विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी, है ना, उसको प्रूव करके उन्होंने बताया।
उन्होंने एटम नेम को लिया गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? एटम। कौन बताया इसको? डाल्टन ने। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है। ठीक है। और उनका जो थ्योरी था किस पे बेस्ड था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। तो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था उस उनमें क्या बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया। ठीक है। अब इनका थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। जॉन डाल्टन जो है एक पुअर वीवर फैमिली में 1766 में इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है। उन्होंने 12 के एज में एज ए टीचर अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया था, इतनी कम उम्र में। ठीक है। और 7 ईयर के बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। ओके। तो 1793 में डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज। स्कूल छोड़ के वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए चले गए और वहां पर वो टीचिंग और रिसर्च करते थे। 1808 में उन्होंने प्रेजेंट किया अपने एटॉमिक थ्योरी को, जो कि मैटर की स्टडी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। उन्होंने क्या बताया था अपने एटॉमिक थ्योरी में कि जितने भी मैटर हैं, वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, ये सब किससे बने हैं? स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है। और जो पॉस्टुलेट है ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, वो यहां पर देखेंगे अब। तो पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या है? फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी थिन पार्टिकल कॉल्ड एटम। है ना? सभी मैटर वेरी टीनी पार्टिकल से बने हैं, जिसको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। जो कि यही एटम किस में पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड बात उन्होंने क्या बताई है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। थर्ड बात उन्होंने क्या बताई? एक गिवन एलिमेंट के जो एटम है वो मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है। और दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम है उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। अब एटम कंबाइन कैसे करता है वो बता रहे हैं कि एटम स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ओके। तो ये है पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उस बेस पे क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि विच इसमें से कौन सा पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो इसमें से कौन सा है उसको बताना है। ठीक है। तो रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपोजिशन says Dalton atomic theory which is based on the rule of conservation of mass। तो ये इसमें कौन सी बात है? एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका आंसर ये वाला होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखो विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। है ना? तो इसका सोल्यूशन क्या है? पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दैट कैन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इज दैट द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर इक्वल इन गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम क्या होते हैं?
इक्वल होते हैं। अब देखते हैं एटम के बारे में। तो एटम क्या है? ठीक है, व्हाट इज एन एटम? आपने किसी मैसन को वॉल बिल्डिंग करते हुए देखा ही होगा, घर बनाते हुए। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर उस ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? तो सबसे छोटा अगर बिल्डिंग ब्लॉक देखोगे किसी भी बिल्डिंग का, तो वो क्या है? स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप कहोगे एटम का डेफिनेशन क्या होगा कि एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, है ना? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स इज आर एटम्स। बिल्डिंग ब्लॉक है सभी मैटर का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब एटम कितना बड़ा होता है उसको देखेंगे। एटम्स बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। हमारे इमेजिनेशन से भी स्मॉलर होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बारली एज थिक शीट ऑफ पेपर, है ना? मिलियन ऑफ एटम्स जब मिलेंगे तो पेपर का सीट जितना पतला है उतना लेयर बस बना पाएंगे। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस को आप किस में मेजर करते हो? नैनोमीटर्स में। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर कितना इक्वल रहता है? 1/10⁹ मीटर के इक्वल रहता है, या 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, तो रिलेटिव साइज देखो कुछ एग्जाम्पल से। एटॉम ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का रेडियाई कितना है? 10⁻⁻9 मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का रेडियाई कितना है? 10⁻⁻8 मीटर। ग्रेन ऑफ सैंड का 10⁻⁻4 मीटर। और आंट का 10⁻⁻3 मीटर। एप्पल का 10⁻⁻1 मीटर। तो हम लोग ये बार बार मैटर मैटर क्यों कर रहे हैं बेटा? ये चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? क्योंकि ये पूरा वर्ड किसका बना है? मैटर का ही बना है। ठीक है, इसीलिए इस क्लास में, इस चैप्टर में बार बार ये वर्ड आ रहा है। हम भले उनको देख नहीं सकते, बट वो हर जगह है, और हर चीज को अफेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेंस इतने डेवलप हो गए हैं कि हम लोग मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स को भी देख सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या सिंबल्स हैं एटम्स के ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब ये तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, जैसे ही आप लोग का क्वार्टरली एग्जाम होगा आप लोग इसको याद करना स्टार्ट करना। तो डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिंबल्स यूज किया था फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। ठीक है, तो उन्होंने कोई सिंबल बताया किसी एलिमेंट के लिए, तो उनका मतलब था अ डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, फिर बर्जीलियस ने सजेस्ट किया सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये डाल्टन का सिंबल्स है जो उन्होंने दिया था, हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मर्क्यूरी के लिए। ठीक है,
तो पहले क्या होता था, किसी भी एलिमेंट का नाम जहां से वो मिलता था, डिराइव होता था, उस प्लेस के नाम पे रख दिया जाता था। ठीक है, वे जहां पर वो पाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। ओके, सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, है ना, तो उस कलर के हिसाब से उसका नाम गोल्ड पड़ा। आजकल जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट्स के नाम को अप्रूव करता है, सिंबल को अप्रूव करता है और यूनिट्स को अप्रूव करता है। कौन करता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बहुत सारे जो सिंबल्स हैं आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, है ना। एलिमेंट का या सिंबल का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होता है, अपर केस में, एंड द सेकंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर, लोअर केस। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लेटर H अपर केस में यूज होता है, एल्युमिनियम के लिए A और L यूज होता है, तो A अपर केस में और L लोअर केस में। कोबाल्ट के लिए CO, C अपर केस में और O लोअर केस में, ऐसे यूज नहीं होता। ठीक है, अब और आगे क्या बता रहा है? कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जांपल, क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन में सेकेंड लेटर यूज नहीं हो रहा है, उसके बाद वाला लेटर यूज हो रहा है, C और L। C अपर केस में और L लोअर केस में। जिंक में Z और N। ठीक है, मतलब एक लेटर को छोड़ के फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर यहां पर यूज हो रहा है। बाकी जो सिंबल्स हैं वो लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम से भी लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। आयरन का फेरस से बना है, फेरस में Fe आता है, इसीलिए आयरन का सिंबल क्या है? Fe। क्योंकि आयरन का लैटिन नेम क्या है? फेरम है, तो उस लैटिन नेम से बना है इसका नाम। सोडियम इज Na फ्रॉम नाइट्रियम, नाइट्रियम से उसका नाम है Na। पोटेशियम का कैलियम से बना है K। इसीलिए ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। तो यहाँ पर आपने उसका उसका सिंबल कैसे बनता है, क्या क्या मेथड है, उसको देखा। तो ये तो बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है ना, आफ्टर एग्जाम सभी का सिंबल। ठीक है, करना ही पड़ेगा क्योंकि क्लास 10 तक तो पढ़ना ही है साइंस, वहां भी यूज होगा। ठीक है, और आगे जाके लेते हो साइंस तो केमिस्ट्री तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है। अब देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक रहता है एटॉमिक मास। तो उनका जो थ्योरी है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सो वेल दैट द साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम का जो मास है उसको डिटरमाइन करना एक रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, हर एटम का पता करना
ये एक डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए क्या यूज किया जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको यूज किया जाता है। व्हाट डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड्स फॉर्म। अब जैसे कि यहां पर देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है CO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO। तो ये किससे मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो यहां पर देखो CO2 में आप क्या देख रहे थे कि कार्बन का 3 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन होता है, क्योंकि O2 था, लेकिन यहां पर सिंगल O है कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो इसलिए 8 का हाफ क्या हो जाएगा, 4। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होगा 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम्स इट मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बट अकॉर्डिंग टू द IUPAC रिकमेंडेशन इट इज नाउ रिटन एज U। ठीक है, अब AMU नहीं लिखा जाता है, अब क्या क्या लिखा जाता है, केवल U लिखा जाता है, मतलब यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ one carbon atom, then would assign carbon an atomic mass of 1 U and oxygen and atomic mass of 1.33 U। ठीक है, तो अगर कार्बन का यहाँ पर पता है तो उसके रिफरेंस में हम लोग दूसरे का यहाँ पर बता सकते हैं, और अगर इसको होल नंबर्स मिले और एज नियर टू अ होल नंबर पॉसिबल, तो बताना और भी कन्वीनियंट लगेगा। While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as a unit। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने किसको यूज किया है, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन के एटम के 1/16 मास को लिया है, ठीक है, एज अ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ये रिलेवेंट क्यों है, इसका रीजन हम देखेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन का ही क्यों लिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और उनके साथ मिलकर कंपाउंड बना लेता है। और दूसरा रीजन क्या है कि एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। अब अगर आप ऑक्सीजन का यूज करते हो तो जो एटॉमिक मास है वो ज्यादातर केस में होल नंबर्स में आता है, जिससे कन्वीनियंट होता है। ठीक है, बाद में 1961 में क्या हुआ, अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया गया, कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया गया एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। ठीक है, उससे पहले ऑक्सीजन को कर रहे थे, फिर 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को यूज किया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज का 1 है कि एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1 एटम के मास के 1/12 के बराबर होगा 1 एटॉमिक मास, है ना। 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 के मास के बराबर होगा 1 AMU।
ठीक है, तो सभी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। ठीक है, अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। एक फ्रूट सेलर है, बिना किसी स्टैंडर्ड वेट के क्या कर रहा है, फ्रूट सेलिंग कर रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, एक वाटरमेलन लेता है और बोल रहा है कि इसका जो वेट है वो इक्वल टू 12 यूनिट। ठीक है, मतलब उस वाटरमेलन को 12 पार्ट्स में बांट दिया है ना, और उसके बराबर है। अब वो क्या कर रहा है, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन। उस वाटरमेलन के 12 इक्वल पीसेस कर रहा है एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग, और उससे कंपेयर करके हर फ्रूट का वो मास को फाइंड कर रहा है रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, उसके हिसाब से हर फ्रूट के मास को वो फाइंड कर रहा है। तो यहां पर वो फ्रूट को कैसे सेल कर रहा है, रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट का यूज करके। ठीक है, जैसे अभी फिगर में आप देख रहे थे, ये देखो, ये एक वाटरमेलन था, उसके 12 इक्वल पीसेस किया तो वेट इक्वल होगा इन लोगों का, है ना। अब एक जो पीस है वो इसका 1/12 पार्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी जो अदर फ्रूट्स है, मान लो कि एप्पल, ठीक है, तो 2 एप्पल का वेट उसके 1/12 इसके 1/12 पार्ट के इक्वल होगा। तो इसी को रिफरेंस लेके बाकी का वो वेट निकाल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही केमिस्ट्री में पहले ऑक्सीजन का यूज किया गया एज अ रिफरेंस, उसके बाद कार्बन 12 आइसोटोप को एक रिफरेंस मान के उसके हिसाब से बाकी का एटॉमिक मास अपन बताते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, द एवरेज मास ऑफ द एटम as compared to the 1/12 the mass of one carbon 12 atom। ठीक है, किसी भी एटम का एवरेज मास कार्बन 12 के 1/12 मास के कंपेयर में होगा। ठीक है, तो टेबल 3.2 में दिया है कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास, इसको याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 60, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कोई एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। तो कोई भी जो एटम है ज्यादातर एलिमेंट के अकेले नहीं रहता है ना, नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स या आयन है एग्रीगेट हो जाते हैं लार्ज नंबर में और मैटर बनाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेकेड आई। हम नेकेड आई से क्यों नहीं देख पाते एटम को। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि वो इतने माइनस्कूल है नेचर में, मतलब बहुत ही छोटे हैं जिनको नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। एक रीजन तो ये है। सेकेंडली बात यह है कि एक्सेप्ट फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होता है, जो
इनएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, अकेले रह जाते हैं, उनको नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है, या नोबल एलिमेंट बोलते हैं। तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिपेंडेंटली, अकेले रह ही नहीं पाते, इस वजह से भी हम उनको देख नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए एटम कैन नॉट बी विजिबल टू द नेकेड आइज, ये है रीजन। फिर देखो कि मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together, tightly held together by attractive force। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ 2 or more एटम, कम से कम 2 एटम होना चाहिए उनका ग्रुप, जो किसी केमिकल बॉन्ड से बाइंडेड रहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स से, उनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब एटम्स के मिलने से जो चीज बन रहा है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है, जो स्ट्रॉन्ग या वीक जैसा भी केमिकल बॉन्ड है उससे बॉन्डेड रहेंगे। तो मॉलिक्यूल को क्या डिफाइन किया है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम तो नहीं रह सकता अकेले, है ना, लेकिन एटम्स के मिलने से वो सबसे छोटी चीज जो अकेले रह सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली, वो क्या चीज है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। और वो सभी प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस की शो करेगा जिनसे मिलके वो बना है, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, है ना। जैसे कि H2O जब बनता है तो हाइड्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का, ये लोग अलग अलग ज्वाइन होके भी तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो सेम के भी बना सकते हैं, जैसे ओजोन, ओजोन में O3 रहता है तो सेम है वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन H2O में डिफरेंट है। तो सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमको देखना है एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में। सेम टाइप ऑफ एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जैसे आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। मतलब ये उनके एक ही एटम से मिलके ये मॉलिक्यूल बन गया। हीलियम का मॉलिक्यूल हीलियम के एक ही एटम से बन गया, आर्गन का उनके एक ही एटम से बन गया है, ठीक है। लेकिन ये सभी नॉन मेटल के साथ ये बात नहीं सच है, ट्रू नहीं है सभी नॉन मेटल के साथ। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसमें ये कैसे बनता है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के 2 एटम से बनता है, इसीलिए हम फॉर्मूला में O2 लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं? वो बताता है कि ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जहां पर 3 लिखा रहेगा तो वहां पर 3 एटम मिलके बना रहा है। तो 2 एटम मिल रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे बेटा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलोगे। अगर 3 एटम्स मिलते हैं तो हमको O3 ओजोन मिल जाता है। और ओजोन क्या करता है? पता है क्या करता है ओजोन? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सन से, उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, एक सीट बनाता है, ठीक है। जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज आ रही है, उसे हमको सेव करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है O3 का। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा AC यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, तो उनसे या जो कार्बन कंबंशन कर रहे हैं, तो ये सबसे क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? ओजोन के लेयर को ना
हटाता जा रहा है। तो ओजोन का लेयर हटेगा तो क्या होगा, जो हार्मफुल यूवी रेस है वो आसानी से आ जाएगी और हमको हार्म करेगी। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, उसका रीजन क्या है, ये ओजोन लेयर का हटना। ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं कि नहीं, पिघल रहे हैं। एक दिन हम लोग फिर से पानी में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो जितने भी आइस है मेल्ट हो जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बचाना है तो O3 ओजोन के लेवल को हमको बढ़ाना पड़ेगा और CFC के लेवल को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। कुछ मेटल है या एलिमेंट है जैसे कि कार्बन, उसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता और वो लार्ज बहुत ज्यादा होता है एंड इनडिफिनिट नंबर ऑफ एटम आपस में बॉन्ड होके बनते हैं। तो यहाँ पर नॉन मेटल का नेम और ऑफ एटोमिसिटी है। ठीक है, टेबल 3.3 में अब क्वेश्चन है, देखो एटम्स कैसे प्रेजेंट है पूछेगा। जैसे H2S मॉलिक्यूल में तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। ओके, और सल्फर का 1 एटम है, तो टोटल कितने एटम हो गए बेटा, 3 एटम हो गए। PO4 3 माइनस आयन में फास्फोरस का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो टोटल कितना एटम हो गया, 5 एटम हो गया। तो ये थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। हमने अभी क्या देखा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो अलग देखो, एटम्स के मिलने से क्या बन रहा था, मॉलिक्यूल बन रहा था। ठीक है, अब जो डिफरेंट अलग अलग एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके एटम ज्वाइन करके डिफरेंट प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या देख रहे थे, सेम एलिमेंट वाला देख रहे थे, है ना। लेकिन अलग अलग एलिमेंट के एटम जब कंबाइन होंगे तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनेगा। जैसे यहां पर वाटर का देखो क्या क्या कंबाइन हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में 1:8 में, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन हुआ है। ये रेशियो बाई मास है, मास के हिसाब से रेशियो है। ठीक है, यहां से कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।